नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है डॉक्टर बेटा और बहू ने मिलकर बूढ़ी माँ को निकाला घर से। फिर बूढ़ी माँ ने वो कर दिखाया कि बेटा बहू के होश उड़ गए। अस्पताल में बिस्तर पर लेटी हुई केसर जी करवटें लेती जा रही थीं। इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेलापन महसूस कर रही थीं। उनसे बात करने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था। कभी बेचैन होने लगती तो उठकर पास में रखी रामायण पढ़ने लगती, लेकिन वह भी कितनी देर पढ़ती। आधा घंटा रामायण पढ़कर वापस रख देती। लेटे लेटे एक ही ख्याल मन को परेशान करता रहता कि बीमार व्यक्ति तो अस्पताल जाता है, उसकी मजबूरी होती है ऐसे माहौल में रहना, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। फिर भी देखो फूटी किस्मत कि अस्पताल में रहने पर मजबूर हूँ। आखिर स्वस्थ होते हुए भी केसर अस्पताल में रहने को मजबूर क्यों है? दरअसल कुछ समय पहले तक केसर जी अपने पति के साथ गांव में ही रहा करती थीं, परंतु 6 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थीं, जिस वजह से उनका बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। हालांकि उनकी बहू का उन्हें अपने साथ रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु गांव वालों और रिश्तेदारों द्वारा दबाव दिए जाने पर बेटे को उन्हें अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। केसर जी का बेटा आरव एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन केसर जी बेचारी एक साधारण गांव की महिला जो इन सब दिखावों से बहुत दूर थीं। केसर जी की एक आंख नकली थी, जिस कारण उनकी बहू और पोते को वह कुरूप लगती थी। एक दिन केसर जी का पोता उनके पास आया और कहने लगा, दादी माँ, आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। पोते ने बड़ी रूखी आवाज़ में कहा तो केसर जी बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा, मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तेरे दोस्तों के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेंगी, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनका पोता चिल्लाने लगा तो अंदर से बहू रागिनी की आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्सा से चिल्ला रहे हो? मम्मी देखो ना, दादी माँ हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती हैं। घर पर मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जा ही नहीं रहीं। उनकी बहू रागिनी गुस्से में बाहर आई और बोली, माँ जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती रहती हो, जरा हमारे रुतबे का भी ख्याल किया करो। बेचारी केसर जी चुप करके अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गईं। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, इसलिए बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थीं। यह सोचकर कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहू और पोते को वह फूटी आंख नहीं भाती थी। उधर केसर जी के बेटे आरव को अपनी पत्नी और बेटे का यह व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु फिर भी अपने माँ को अपमानित होते देख चुप रह जाता था, क्योंकि यदि वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते थे। कुछ दिन बीते तो रागिनी ने अपने पति आरव से कहा, सुनो, परसों पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियाँ आ रही हैं। तुम तो जानते हो कि सबके सब कितने हाई स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यहीं सामने बैठी रहती हैं। कोई भी आता है तो शुरू हो जाती हैं अपने गांव की भाषा में उनसे बतियाने। मुझे तो बड़ी शर्म आती है, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर आरव बोला, रागिनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? इस उम्र में माँ को वापस छोड़कर आऊँगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर
अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन रागिनी तो जिद करके बैठ गई और अपने पति को साफ शब्दों में कह दिया कि यह तो अपनी माँ को गांव में छोड़कर आओ, नहीं तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब वह उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने देगी। इस समस्या का डॉक्टर बेटे ने एक हल निकाला, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को सामान सहित अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया और केसर जी अपने बेटे के अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गईं, या यूं कहो कि पहुंचा दी गईं, क्योंकि वह तो अपने बेटे बहू के लिए एक सामान की तरह ही थीं, जिसके सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। समय समय पर वार्ड बॉय उन्हें आकर खाना दे जाता था, तो उसी के साथ ही थोड़ी देर हालचाल बांट लेती थीं। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मन मार के चुपचाप खा लिया करती थीं। कुछ दिन बीते तो डेंगू की बीमारी के कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भरने लगे, लेकिन मरीज आते ही जा रहे थे। इसका भुगतान भी केसर जी को करना पड़ा। 5,000 प्रतिदिन का प्राइवेट वार्ड माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा और डॉक्टर बेटे ने केसर जी का बिस्तर जनरल वार्ड में लगवा दिया। केसर जी इधर उधर जहाँ भी नज़र दौड़ाती तो चारों ओर मरीज ही मरीज नजर आते। मरीजों के बीच रहकर अब तो वह खुद भी बीमार महसूस करने लगी थीं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। जब जनरल वार्ड भी भरने लगे तो केसर अस्पताल के हॉल में बिठा दी गई। हॉल में बैठे हुए बेचारी बूढ़ी माँ मन ही मन उस दिन को कोस रही थी, जिस दिन वह अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे पुराने दिनों की याद में खो गई, जब केसर जी अपनी ससुराल में आई थीं। उनके हिस्से केवल और केवल गरीबी ही आई थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी, लेकिन हिम्मत न हारते हुए केसर जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब बेटा आरव पैदा हुआ तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए केसर जी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दी थी, ताकि माँ और बच्चे को दूध की कमी न हो। केसर जी कुछ दूध अपने बेटे के लिए रख कर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थीं, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते। बेटे के बड़े होने के साथ खर्च बढ़ने लगे तो उन्होंने बिना किसी झिझक के लोगों के घरों में बर्तन साफ किया, झाड़ू पोछा किया। उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। उनका बेटा आरव पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, जिस कारण उसे वजीफा भी मिलने लगा था। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत के बलबूते उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई केसर जी सोचने लगीं कि इसी बेटे की खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की। वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता तो हृदय में ममत्व और वात्सल्य का ज्वार उमड़ पड़ता था। संसार के सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं, और आज जब वही बेटा डॉक्टर बनकर आया तो अपनी बूढ़ी माँ भी उसे बोझ लग रही है। धिक्कार है। केसर जी की आत्मा चीख पड़ी। उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने बेटे के पास जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती। या तो बेटा उन्हें गांव में छोड़कर आए, नहीं तो वह स्वयं गांव के लिए निकल जाएंगी। अपनी माँ के अस्पताल में रहने से परेशान तो आरव भी था, क्योंकि अस्पताल की स्टाफ के लोग भी दबी आवाज़ में इस बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। आज माँ ने स्वयं कह दिया तो आरव अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन इतवार था। आरव अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में केसर जी और उनके डॉक्टर बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने कर दिया।
सामने वाले घर से कौशल्या काकी ने उनके आने का समाचार जाना तो 2 गिलास चाय के साथ नमकीन लेकर आ गईं। सब लोगों ने केसर जी के अचानक आने का कारण जानना चाहा, तो आरव ने आत्मीयता दर्शाते हुए कहा, वह क्या है ना कि माँ आप सबको गांव के लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए कुछ उदास थीं। 2-4 महीने गांव में रहेंगी तो हवा पानी बदल जाएगा, यह सोचकर माँ को यहाँ ले आया। ऐसा कहकर आरव ने असल बात छिपानी चाही, लेकिन कौशल्या काकी इस समय सारा मामला समझ गईं और बोलीं, बेटा तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी बहुत दुखों से काटी है, इसलिए अपनी माँ को भूल मत जाना, कभी इसका दिल न दुखाना। कैसी बातें करती हो काकी, माँ को कैसे भूल जाऊँगा, आखिर दुनिया में इनके अलावा मेरा है ही कौन। अपनी माँ की सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथों में 10,000 रुपये थमा दिए और बोला, माँ मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए काफ़ी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊँगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर बेटा अपने शहर वापस चला गया। गांव में बूढ़ी माँ केसर अकेली रह गई। पड़ोसियों से गृहस्थी की ज़रूरत का कुछ सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी कि खींचतान कर कर के भी सब्जी भाजी और दूध के लिए केवल 2,000 ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगी कि ज़रूरी तो नहीं कि हर रोज़ दाल सब्जी ही बनाई जाए। नमक मिर्च की बनी रोटी चाय के साथ भी आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ तो जीऊँगी। और फिर अगले महीने बेटा भी मिलने आ जाएगा और खर्च के पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके डॉक्टर बेटे ने 5,000 का मनी ऑर्डर भेज दिया। केसर जी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थीं। बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही समझ गईं कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और केसर जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर खर्च खींचतान कर कर चला लेती थी, लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी केसर जी मुश्किल से अपने दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रही थीं। महीने की आखिरी में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर वह अपना काम चला रही थीं। दूध वाले का भी उधार काफ़ी हो चुका था। आज पड़ोस की औरतें और केसर जी की कुछ बूढ़ी सहेलियां भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाती थीं। बड़े डॉक्टर की माँ की मुस्कान के पीछे छिपा उनका दर्द सब जानते थे, परंतु केसर जी कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थीं। जाते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब चुकता करोगी? केसर की छोटी हंसी हंसकर बोल देती, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है, यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन सब बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वह राशन लेने राशन वाले की दुकान पर भी नहीं जाती थीं। घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकला, जिससे 2 रोटियां मुश्किल से बना पाईं। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठीं तो इस समय दरवाजे से आवाज़ आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, अम्मा भूखे को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। केसर जी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थीं, उस भिखारी की यह बात सुनते ही अचानक रुक गईं और सोचने लगीं कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उसने तुरंत उसमें से 1 रोटी उठाकर मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची 1 रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगीं,
तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। बची एक रोटी में से आधी रोटी केसर जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गईं। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार एक दिन सामान उधार देगा या 2 दिन देगा, आखिर तो वह भी पैसे मांगेगा ही, और फिर पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। केसर जी ने भूख झेलते हुए बेचारी केसर जी खाली पेट अपनी चारपाई पर आ बैठीं। कई बार सोचती कि किसी के घर में बर्तन मांजने का काम उठा लें या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दें, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे। लेकिन फिर बड़े डॉक्टर की माँ होने की मर्यादा उनके आगे आ जाती। यही सोचकर पानी पी पी कर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। रात हुई तो खाली पेट ही सो गईं, लेकिन उम्मीद अभी भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे ज़रूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गईं। पेट में मरोड़ पड़ रहे थे। केसर की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र कर पाना भी कठिन था। खाली पेट बेचारी केसर बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगती, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गईं। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आई तो केसर जी बाहर की ओर दौड़ीं। देखा तो गायों के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थीं। केसर जी बेचारी निहाल होकर अपने घर के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गईं। वह एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटी को देखती तो दूसरे पल डाकिये के इंतजार में गली को निहारने लगती और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी थीं। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गईं तो केसर जी भूख से विवश होकर गाड़ी की तरफ बढ़ीं। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। केसर जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आईं उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत घर लौट आईं और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गईं। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगीं। साड़ी के पल्लू में से रूखी सूखी रोटियां निकाली तो रोते को देखते ही केसर जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगीं कि मैं तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी कि आज मैं गायों की हिस्से की रोटी चुराकर खाने को विवश हो गई हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। केसर जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसलिए अपने आप को दरकिनार करके वह बेचारी सूखी रूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गईं। शाम के समय पड़ोसन आके केसर जी के पास बैठ गई और उन्हें उदास देखकर पूछने लगीं, अरे केसर, तेरा बेटा तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसा गया कि तुझे देखने भर भी नहीं आया। इस समय केसर जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ केसर, जब औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी पड़ोसन की बात को काटते हुए केसर बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे केसर, बहन इतना ही लायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों नहीं रख पाया। एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा
और अकेला छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों ने केसर जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे या अनपढ़, नौकरी करते हों या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखे हुए हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो यह अनपढ़ गंवार ही भले, सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिर कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की अपने पैरों में बेड़ियां पहनकर रखूंगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए केसर जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गईं और कमरे में जाकर अपने पुराने बॉक्स की ओर देखा। बॉक्स पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। झाड़ पोंछकर बॉक्स का ताला खोला। बॉक्स में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकती एक खूबसूरत सी लाल साड़ी नजर आई, जिसे पहनकर कभी केसर जी ने अपने इस घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को देखते हुए केसर जी की आंखों से आंसू निकल आए और फिर कुछ सोचते हुए बॉक्स में से सारा सामान एक करके बाहर निकाला। तभी बॉक्स के अंदर एक कोने में रखे लाल रंग की छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली को खोलकर देखा तो उसमें केसर जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही केसर जी ने उसे सीने से लगा लिया। जो थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे, उन गहनों को वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी, लेकिन अपने पति की इस निशानी को वह बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू लिए केसर जी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ाव के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा था, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बॉक्स में पड़ी एक अन्य पोटली में से चांदी के कुछ गहने और अपना मंगलसूत्र उन्होंने अपने पल्लू से बांध लिया। तुरंत घर को ताला लगाकर सुनार की दुकान पर पहुंच गईं और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगीं कि भाई इन गहनों का क्या दाम लगाओगे। मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटा करके 50,000 उनके हाथ में थमा दिए। पैसे हाथ में लेते ही केसर जी के दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान खरीद कर लेना आज बहुत दिनों बाद केसर जी ने पेट भर खाना खाया। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दोगुनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद लें तो उनका दूध निकालकर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय को पालने का काम तो केसर जी पहले भी कर चुकी थीं। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम अच्छे तरीके से जानती थीं। केसर जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को केसर जी के घर में छोड़ गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी ज़रूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध केसर जी दूध की डेयरी में बेचने लगीं। डेयरी वाले उनसे काफ़ी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब केसर जी भी अच्छा खाने पीने लगीं और उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 70 वर्ष की उम्र में भी
केसर जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो केसर जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते केसर जी की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। उधर शहर में उनका बेटा आरव तो जैसे अपनी माँ को भूल ही बैठा था। एक दिन सुमेर जी आरव के ताऊ जी, जो कि अमेरिका में रहते थे, भारत आए तो आरव और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा आरव, तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही, कहाँ है केसर? सुमेर जी ने पूछा तो रागनी सकपकाते हुए बोली, जी वह बात यह है कि उनका यहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए वह अपने गांव वापस चली गईं। सुमेर जी ने देखा कि आरव और उसकी पत्नी रागिनी दोनों की नज़रें झुकी हुई थीं। सुमेर जी की अनुभवी आंखों को सारा माजरा समझते देर न लगी और बोले, ठीक है, हम कल केसर से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव में पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से कौशल्या काकी की आवाज़ आई, अरे आरव बेटा, तू आज आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसा कौन सा विदेश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही सुमेर जी ने आरव को गहरी नज़रों से देखा और सब लोग घर के अंदर चले आए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि आरव उस लड़के से कुछ पूछता, केसर गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर बाहर आई। तभी आरव अपनी माँ के पैरों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो सुमेर जी बोले, वाह बेटा, तूने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को यह दिन भी देखने पड़ेंगे, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी केसर जी बोली, नहीं भाई साहब, आरव का कोई कसूर नहीं है। तो सुमेर जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ केसर। फिर रागिनी की ओर देखते हुए बोले, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना, जिस कारण तुम्हें किसी को उससे मिलाने में शर्माती है। सुमेर जी की यह बात सुनकर रागिनी चुप रह गई। ठीक है। फिर आरव को देखते हुए सुमेर जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही केसर जी उन्हें कुछ न बताने का इशारा करने लगी। तो सुमेर जी ने कहा, नहीं केसर, यह बताना ज़रूरी है। आरव, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयों से बुन रही थी। तुमने बचपन में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उसकी आँख में मार दी, तब से तुम्हारी माँ की यह हालत हो गई। यह बात सुनते ही आरव और उसकी पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पश्चाताप से आरव अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो। केसर जी ने अपने बेटे को पुचकारते हुए उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केसर जी के ममता भरे हृदय ने सबको माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। आरव ने भरे गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन केसर जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी इस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ मैं इज्जत से जी रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे। जैसे ही उसने पैसे अपनी माँ की ओर बढ़ाए तो केसर जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नजर आने लगीं, जिन्हें खाकर उन्होंने अपने लाचारी के दिन काटे थे और उनका हृदय अंदर तक हिल गया। फिर भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे।
बस मेरी एक बात याद रखना, ना तो इंसान को सफलता मिलने पर घमंड में चूर होना चाहिए और ना ही कभी विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।